गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे 12th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए। और हमारा जो लास्ट कक्षा का टॉपिक था वो था कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम्स लॉ, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम अब नेक्स्ट का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब देखिए, सुपरपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो सुपरपोजिशन का मीन्स क्या होता है। आपको पता है कि जो कूलाम फोर्स है वो दो चार्जों के बीच लगता है। अगर ये चार्ज Q1 है, ठीक है, और दूसरा चार्ज अगर Q2 है तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स है ये किसी तीसरे फोर्स के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। यानी ये अगर कोई तीसरा चार्ज यहाँ Q3 रखा हुआ है तो इन दोनों के फोर्स पर इस तीसरे वाले चार्ज के फोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम में दो से अधिक चार्ज है, जैसे ये एक चार्ज Q1 हो गया, ठीक है, मान लेते Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है, इस तरह से काफ़ी चार्ज है। तो किसी भी एक चार्ज हम मान लेते हैं ये Q नोट पर कुल फोर्स कितना लगेगा। अब देखो, इसमें समझने की बात क्या है कि Q नोट पर और Q1 के बीच में भी लगेगा, Q2 के बीच में भी लगेगा और इसके बीच में भी लगेगा। ठीक है ना। यानी इस चार्ज के ऊपर फोर्स तो इनके बीच में भी लगेगा, लेकिन हम केवल इस चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इस चार्ज पर जो कुल फोर्स है वो इन दोनों के फोर्स प्लस इन दोनों का फोर्स प्लस इन दोनों का फोर्स, उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर क्यों? क्योंकि आपको पता है कूलाम फोर्स है वो एक सदिश राशि है और सदिश राशि का योग हमेशा सदिश के नियम से होता है। ठीक है ना। जैसे हम आवेश का योग करते हैं तो सीधा हम बीजगणितीय योग कर लेते हैं प्लस और माइनस को साथ करके, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता है, आपको पता है। तो देखिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्ट ऑन द ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। यानी किसी भी एक चार्ज पर जो कुल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेज। यानी किसी भी एक चार्ज पर जितने भी ऑल अदर चार्जेज हैं उनके द्वारा एक्सर्टेड यानी अप्लाई किए गए फोर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो मान लेते हैं आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज कौन सा? Q नोट हमने मान लिया, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। एक यहाँ पर Q1 Q2 Q3 इस तरह से लगभग कितने चार्ज रखे हुए हैं? Q8 तक चार्ज रखे हुए हैं। तो Q1 हम मान लेते हैं इसके पास R1 0 यानी R1 नोट डिस्टेंस पर है, Q2 है R2 नोट डिस्टेंस पर है, Q3 है R3 नोट डिस्टेंस पर है। इस तरह से इनकी डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? K Q नोट Q1 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R1 नोट। ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा इसका। ऐसे इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा? K Q नोट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा R2 नोट के बराबर। ठीक है। इस तरह से अगर हम इसके बीच की निकालेंगे 6th नंबर की तो K Q नोट Q6 अपॉन R60। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन 8 चार्ज का फोर्स निकालें, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना। देखिएगा कि यहाँ पर जो Q नोट पर फोर्स है यानी यानी नोट बोलते हैं इसको, Q नोट पर जो फोर्स है वो पहले वाले के द्वारा फोर्स, दूसरे के द्वारा, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह से n चार्ज के द्वारा लगे हुए फोर्स के बराबर होगा। ठीक है। तो इसको हम जोड़ लिया, ये एक Q नोट का कितना हो गया? K Q नोट अपॉन, इसको ये सदिश रूप में लिखा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, अगर आप सिंपल रूप में लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही Q नोट के ऊपर दूसरे चार्ज का जो फोर्स होगा वो हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है। ऐसे ही तीसरे चार्ज के लिए और ऐसे ही nth चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुल फोर्स कितना होगा हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है। जैसे ही सभी को जोड़ा तो K Q नोट क्या हो गया? कॉमन। देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार है ये, बिल्कुल एक एक न्यूमेरिकल आपकी बुक के जो एग्जाम्पल हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, एक एक न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए K Q नोट क्या हो गया? कॉमन आ गया सभी के अंदर से। ठीक है ना। तो K Q नोट को हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट में क्या बचेगा? Q1
आर नोट माइनस आर नोट अपॉन आर वन का क्यूब, इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख हम क्या लिख सकते हैं, ये समेसन ऑफ आई इक्वल टू कहाँ से लेके 1 से लेके, क्योंकि आई इक्वल टू 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, Q1 से, तो यहाँ से क्यू आई हो गया, आर नोट यहाँ पे भी आर आई हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसको समेसन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलाम कांस्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1 नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कूलाम कांस्टेंट, यानी जो हम के बात करते थे ना, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के, उसके बारे में ये बात करता है। आपको पता है कि अगर दो चार्ज जब एयर में या वैक्यूम में रखे होते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर उनके बीच में जैसे फॉर एनी मीडियम, ठीक है ना, अगर अब वो किसी यानी के को ही हम क्या बोलते हैं, जो के होता है बच्चों वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, इसी को हम के बोलते हैं। और ये जो एप्सिलॉन नोट होती है ये एयर के लिए होती है या फिर वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम बात करें उस दोनों चार्ज को उठा के हम किसी मीडियम में रख देते हैं, किस में रखते हैं, किसी मीडियम में, एयर से उठा के किसी मीडियम में रखते हैं, और हम मान लेते हैं कि मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी है, ई आर है। ठीक है ना, क्या है, ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई नोट इंटू ई आर। तो ये क्या हो गया, किसी भी चार्ज के ऊपर पहले ये वाला जो फोर्स है तो ये किस में हो गया, एयर में। ठीक है ना, और दूसरा जो फोर्स है वो किस में हो गया, सॉरी ये हो गया किसी मीडियम में। ठीक है, तो जो के को हम क्या बोलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो जो के है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम कांस्टेंट। ठीक है ना, और जो एप्सिलॉन है ये है परमिटिविटी कहलाती है, क्या कहलाती है, परमिटिविटी। अगर एप्सिलॉन नोट की बात करें तो परमिटिविटी ऑफ एनी फ्री स्पेस यानी एयर की बात हो गई। ठीक है, या वैक्यूम की भी बोल सकते हैं हम उसको, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तीनों नाम इसी के हैं। एप्सिलॉन नोट के 3 नाम है, परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी जो दो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, या तो स्पेस यानी फ्री स्पेस है, या फिर एयर है, या फिर वैक्यूम है। ठीक है, और जो ई आर है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नोट एयर के लिए कितनी होती है, 8.85 होती इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चों देखिएगा 8.85 ये एयर के लिए होती है, और बच्चों एयर के लिए क्या होती है, लोवेस्ट होती है। सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, एयर की। तो सबसे कम वैल्यू एयर की रहेगी, तो इसका मतलब किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो सबसे कम किस में लगता है, एयर। सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, एयर में, क्योंकि परमिटिविटी कम है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, साथ साथ नोट करना, नोट्स बिल्कुल तैयार प्रॉपर तरीके से सेम एज इट इज़। ठीक है ना, ठीक है, तो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट अलग अलग होती है। ठीक है ना, वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1 रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर हम इसको सोल्व करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये बच्चों आता है आपके के की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो के की जो फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, m0 L1 T-2 मीटर स्क्वायर यानी L2 हो गया, कूलाम स्क्वायर यानी AT² हो गया। के की कितनी होगी, m1 L3 T-4 A-2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, इस के की डायमेंशन होगी। अगर हमें एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकालनी है तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, वो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन होगी, क्योंकि के और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, CGS की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़िएगा। ठीक है ना, अब ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी।
देखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर दो चार्ज के बीच में अगर एयर है तो उनके बीच का लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर उन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम रख दिया, ठीक है ना, अगर मीडियम रखने से आपको पता है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, ε0 इंटू ई आर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिएगा जो फोर्स आएगा किसमें, एयर में, और फोर्स इनटू मीडियम में, वो ये तो कैंसिल हो गया इस वाले से, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, केवल ई आर बचेगा। यानी ये ई आर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक्चुअल में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। यानी किसी भी दो चार्ज के बीच में किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन एयर टू फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन एनी मीडियम। यानी एयर के साथ और फोर्स अपॉन मीडियम के बीच का फोर्स, उनका